क्लियर है ना सारी चीज़ें? यहाँ से तो क्लियर दिख रही हैं, अगर एक बार और कंफर्म करो, क्योंकि अब शुरू कर रहे हैं क्लास। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे कि जो आप लोगों को मैं कल के पहले वाले दिन तीन पेजेस दिए थे पढ़ने के लिए, उन पेजेस को आप कितना गंभीरता से पढ़ते हैं और उसकी जांच पहले कर ले कि आप पढ़ कैसे रहे हैं, उसके बाद आगे क्लास करेंगे। उससे पहले कोडिंग एक बार आप कॉपी का आपने कर लीजिए कि MPPSC मेंस का बैच है, ये पेपर 3 चल रहा है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। आज का लेक्चर है 006 और टॉपिक आज कहीं ना कहीं हमको सदिश अदिश पर ही थोड़ा सा ब्रॉड दृष्टिकोण रखेंगे, जिससे कि मेंस में अगर कुछ तूफानी करना चाहे MPPSC कभी, तो हम उलझे नहीं पेपर में जाके। और इसलिए आज थोड़ी बातें इस पर ही रहेंगी। मापन वाला टॉपिक कल से हम लोग शुरू करेंगे, जो इकाइयां और माप आएगा। तो ये हो गया। दूसरा फिर सिलेबस भी एक बार हम देख लें। सिलेबस रोज मैं आपको इसलिए दिखाता हूं कि किसी दिन सिलेबस आप लोगों से सबसे पूछूंगा। पुराना सिलेबस जो हुआ करता था मेंस का 1.3 करके, उसमें भौतिक विज्ञान आता था, खंड अ में सब पहले चर्चा हो गई है। इसमें से हम पढ़ कौन सा रहे हैं, तो डायरेक्ट वो टॉपिक नहीं था जो टॉपिक अभी हमारे नए सिलेबस में इकाई 1 में आ गया है। और हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं इकाइयां और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण। ये तो आज का सिलेबस हो गया। आज की क्लास हम लोग इसी बोर्ड पर यहीं शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं इस बोर्ड से बाहर निकलता हूँ और आ जाता हूँ मैं आपको थोड़ा चेक करने के लिए कि आप लोग कितना क्वेश्चन ठीक से पढ़ते हैं। और यहीं पर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आप कितने अप्रोच से चीज़ों को पढ़ रहे हैं। तो देख सकते हैं अब स्क्रीन पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जा रहा हूँ कि कल के होमवर्क से प्रश्न। अब कल का होमवर्क मतलब आपके दिमाग में लगेगा कि सर जो कल आपने PDF भेजा था NIOS की बुक का, क्या उसका? तो हाँ उसी का है, लेकिन उसके 2 पेजेस में आपको पहले भेजा था और NCERT का 1 पेज भेजा था। वो पढ़ाने के दृष्टिकोण से नहीं, वो आप थोड़ा कैसे पढ़ते हैं, कितना कंसंट्रेट होकर चीज़ों को उसमें से निकालते हैं अपने एग्जाम के लिए, वो देखने के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, मूल मात्रकों का व्युत्पन्न मात्रकों के मूल मात्रकों व व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को कहते हैं। ऑप्शन है मात्रकों की प्रणाली, B है मात्रकों की पद्धति, C है A और B दोनों, और D है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? आप लोग आंसर टाइप करते रहें अपना अपना। रिंकू शर्मा जी आंसर B बता रहे हैं, और बाकी लोग, आशीष यादव का C है। बोलना सबको है, ये ऑफलाइन क्लास में भी होता है। मैं देखता हूँ कुछ लोग, अन्वी का C है और एक्चुअली है आकांक्षा का B है, और बहुत से लोग आंसर में देखता हूँ ऑफलाइन क्लास में जब मैं पूछता हूँ तब भी यही हालत होती है कि कुछ बोलते नहीं है। संजय बोल रहे हैं C। और मैं आपको ये बात, आपको अप्रोच अपना सही करना है कि इसका सही आंसर सही में ही क्या है। देखो आंसर कुछ लोगों का आया है बस, बाकी अभी भी 3-4 लोग जो क्लास में हैं वो आंसर नहीं दे रहे हैं। ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। या तो फिर आप लेट कर पढ़ रहे होंगे, तो लेट कर पढ़ेंगे तो मतलब है नहीं। इसका सही आंसर C ही है। और C सही आंसर क्यों है, लगे हाथों चेक करते हुए चलें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, जिससे कि मैं देखूं कि आप लोग पढ़ते समय कितना सोचते हैं। देखो यहाँ पे स्पष्ट लिखा है और एप्लीकेशन पर एकदम स्पष्ट दिखता है बोर्ड। YouTube पे थोड़ी क्वालिटी ऑलरेडी वो YouTube ही कम कर देता है शायद, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि YouTube पे लोग केवल आधी स्क्रीन में देखते हैं। और YouTube पे जब वीडियो कभी जाएगा तब की बात कर रहा हूँ, आप लोग भी कई वीडियो देखते हैं उस पर, तो आधे स्क्रीन पर देखते हैं। ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन पर ही खुलता है, तो ये भी इसका फायदा है। देखो स्पष्ट लिखा है क्या, इस प्रकार प्राप्त। मैं तो पढ़ाऊंगा ही, मात्रक तो डिटेल में देखेंगे। अभी तो आपको चेक कर रहा हूं कि आप लोग कितना अच्छे तरीके से बातों को पढ़ते हैं। इस प्रकार प्राप्त किए गए व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और फिर बोल रहा है कि मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों के संपूर्ण समुच्चय को मात्रकों की प्रणाली, या बात तो एक ही है ना, मात्रकों की प्रणाली या पद्धति कहते हैं। दोनों एक ही बात है। तो मैं आप लोगों के माइंड से खेल रहा था
कि क्या आप कितना अच्छे से चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ते समय आप कितना ध्यान अपना केवल किताब पर लगाते हैं, कहीं और दिमाग नहीं लगाते हैं। ये मुझे ठीक करना है आप लोगों का कि आपका दिमाग सिर्फ जब पढ़े तो पढ़ाई पर रहे। तो देखिए इसका सही आंसर सी है और इस लाइन को मैंने उठा के सीधे वहाँ पे दे दिया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य हेतु मिला था? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य हेतु मिला था? ऑप्शन है भारी तारों के विकास संबंधी अनुसंधान हेतु, प्रकाश के प्रकीर्णन हेतु, चुंबकत्व पर शोध के लिए, और इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर फटाफट टाइप करिए। अन्वी का ए, आशीष का ए, बाकी लोग पढ़े ही नहीं होंगे शायद, रिंकू शर्मा जी का ए, और बाकी लोग क्या इसको लाइटली ले रहे होंगे? अरे यार, क्योंकि आकांक्षा का ए, एक्चुअली होता क्या है कि ऑफलाइन क्लास में भी हम लाइटली लेते हैं ना, कि टीचर जो पढ़ा दिया वो पढ़ा दिया, हम यूट्यूब पे आके मीम्स देखेंगे या यूट्यूब पे कोई और कुछ देखेंगे। जब हम सही गाइडेंस हमको नहीं मिले तब भी तकलीफ, और गाइडेंस अच्छा मिल जाए तब भी अगर हम जागरूक नहीं है तब तकलीफ। तो इसका सही आंसर आप लोग सही दिए हैं, भारी तारों के विकास हेतु, यही इसका आंसर है, भारी तारों के विकास हेतु। और क्यों भारी तारों को विकास हेतु? तो आपको थोड़ा सा इंसाइट में दूं, भूगोल में आप लोग पढ़े होंगे चंद्रशेखर इकाई के बारे में, भूगोल में पढ़े होंगे आप लोग, और मैं भी पढ़ाऊंगा चंद्रशेखर इकाई। यहाँ इकाई में मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, दैनिक जीवन में इसका उपयोग है। जब भूगोल में आप पढ़ते हैं भारी तारों के निर्माण की प्रक्रिया, जिसमें हम बोलते हैं कि तारा जब खत्म होगा, तो कोई तारा जब मरेगा, मतलब तारा जब नष्ट होगा तो किस रूप में नष्ट होगा, उसमें सुपरनोवा विस्फोट होगा या नहीं होगा। आशीष यादव बोल रहे हैं 1.44 ms क्या है? 1.44 ms क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हो कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना जो रहेगा उनको, तो वो भूगोल की बातें हैं। मास ऑफ सन एकदम सही है कि सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना अगर कोई तारा है तो उसमें सुपरनोवा विस्फोट होता है, और फिर आप देखेंगे न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, और सब तारों के विकास की कहानी भूगोल में आता है। एकदम सही बात है, चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान का। तो ये देखिए इनसाइट आपको मिल गया, और ये साइंस में प्रीलिम्स में कभी पूछ सकता है। मैं प्रीलिम्स की बात नहीं, मेंस की क्लास चल रही है तो मेंस में भी इसको पूछा जा सकता है। कैसे? मेंस में सीधे यही पूछ लेगा। आपको मेंस में सिलेबस जाके देखो, सारा सिलेबस इसलिए पढ़ाया कि सिलेबस आपको याद होना चाहिए। भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान, तो इसमें पूछ लेगा 3 नंबर में कि ये सारे 3 नंबर के क्वेश्चन मेंस में बन सकते हैं कि डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार किस कार्य हेतु मिला, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो वहां ऑप्शन भी नहीं रहेगा, तकलीफ में और आ जाएंगे। हम बोलेंगे कि एमपीपीएससी हमारे साथ धोखा कर दी, हमने तो बहुत पढ़ा था लेकिन फिर भी एमपीपीएससी ने हमारे साथ धोखा कर दी। एमपीपीएससी धोखा नहीं की, हम अपने साथ धोखा कर लिए। चलिए, तो ये इस पर मैं अभी लंबा इंसाइट नहीं दे सकता, वो भूगोल का टॉपिक होता है, आगे भूगोल जब पढ़ा जाएगा तो देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और आंसर लिखिए। मैं थोड़ा पानी ले लूं क्योंकि थोड़ी थोड़ी पानी मुझे पीना ही पड़ता है, बोल बोल के गला दर्द देने लगता है। आंसर दीजिए फटाफट, क्वेश्चन मैं पढ़ नहीं रहा हूं, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। इसका आंसर संजय डी दे रहे हैं, और आशीष यादव भी डी दे रहे हैं, रिंकू डी दे रहे हैं, अंकित 4D दे रहे हैं। अब तक बोल नहीं रहे थे, अब बोले तो 4D बोले, ये क्या मजाक है? केवल डी बोलो। आकांक्षा डी बोल रही हैं, और ऊपर आंसर अन्वी का आया था, उसका आंसर ही नहीं है। और चलिए कोई बात नहीं, इतना भी हम समय नहीं लगाएंगे, आप लोग आंसर दें, अच्छी बात रहेगी। भारद्वाज जी बोल रहे हैं नेट स्लो है थोड़ा सा, इसलिए 4D दे रहे हैं। आप एक ही बार सोच रहे हैं कि सबका डी दे दें। टॉपिक पे आए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक नहीं है? और एमपीपीएससी का अप्रोच देखोगे तो एमपीपीएससी ऐसे क्वेश्चन करती है
प्रीलिम्स में ही ऐसा क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, मेंस में कहाँ इसमें से ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे। बट सही इसका आंसर है हरगोविंद खुराना। ये इनको हमें पढ़ना है, हमारे सिलेबस में स्पष्ट इनके बारे में लिखा हुआ है। भास्कराचार्य प्राचीन है, आर्यभट्ट प्राचीन है, कणाद प्राचीन है। आप पढ़े होंगे कि कणाद ने द्रव्य के बारे में, कण के बारे में चर्चा किया। वैशेषिक दर्शन में पढ़ते हैं आप। आर्यभट्ट क्या किया अभी बताएंगे, भास्कराचार्य ने क्या किया वो उसमें लिखा है। अगला क्वेश्चन, चौथे का क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आंसर आप लोग देंगे। मैं जब बोलूंगा तभी आंसर देना, अरे इतना जल्दी नहीं, फिर तकलीफ क्या होगा कि मैं ऊपर वाले का आंसर समझ लूंगा, नीचे वाले का रुको, जब मैं बोलूंगा तब। विद्वान मेघनाथ साहा द्वारा प्रतिपादित साहा समीकरण का संबंध किससे है? बहुत मजेदार क्वेश्चन मेंस में पूछेगा, लोग धराशायी हो जाएंगे कि ये क्या पूछ लिया, क्योंकि आप जाके नोट्स में देख लेना, कहीं नोट्स में मिलेगा भी नहीं। तो चलो अब दो आंसर इसका, चौथे का आंसर। अंकित भारद्वाज जी पहले ए दे दिए हैं, रिंकू शर्मा जी ए दे रहे हैं, और अनवी ए, और आशीष यादव ए, और ठीक है, इतने आंसर से मैं मैच कर सकता हूं, समझ में आ जाएगा क्या है। तो इसका सही आंसर है खगोल भौतिकी, खगोल भौतिकी से। और ये वाला काम मैं कम से कम 15-20 दिन आपको पेजेस दूंगा, ऐसे पेज दूंगा, उसको पढ़ के उसमें से क्वेश्चन पूछूंगा कि आप पेजेस के कितना ढंग से पढ़ते हैं। तो फिर आपका पढ़ने का स्किल्स ठीक होने लगेगा कि हमें क्या निकालना है, किस तरीके से पढ़ना है। एक पेज पढ़ो ढंग से पढ़ो, 2 पेज पढ़ो ढंग से पढ़ो। तो खगोल भौतिकी से था, बाकी आप लोग अभी दिखा दूंगा, उधर पढ़ ही लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 5वां, न्यूटन से पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण के बारे में किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? और इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका नाम लिखना पड़ेगा, लिखिए। ये मेंस का बैच है, अनवी भास्कराचार्य, यही है ना, आपने यही लिखा होगा, हाँ भास्कराचार्य। और बोलो भैया, अंकित भारद्वाज, आर्यभट्ट, और देख रहे हैं न पढ़ने का ये खामियाजा। और मैं कल की क्लास लंबी हो गई थी वैसे ही, तो कल की क्लास में नहीं लिया ये। रिंकू शर्मा जी बोल रहे हैं भास्कराचार्य। इसका सही आंसर है आर्यभट्ट, इसका सही आंसर है आर्यभट्ट, इसका सही आंसर होगा आर्यभट्ट। तो ये आप जरूर दिमाग में रखिए कि कैसे पढ़ना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि पेजेस कैसे आप लोग सही से नहीं पढ़ते हैं। ये तो हो गया, इस पेज में आ जाते हैं, दिख रहा होगा यहाँ क्लियर। वैसे भी आपके पास तो 2 दिन पहले ये पहुंच गया था। देखिए क्या है जो मैं पूछ रहा हूं वो कहाँ है। यहाँ पर देखिए पहले लास्ट वाले क्वेश्चन का, आचार्य आर्यभट्ट प्राचीन भारत की अप्रतिम गणितीय प्रतिभा थे, जिन्होंने न केवल दिन रात और ऋतुओं के क्रम को क्रमशः पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गतियां से जोड़कर व्यक्त किया था, न्यूटन से बहुत पहले गुरुत्व बल की संकल्पना भी दी थी। और गुरुत्व बल की संकल्पना मतलब क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात किया था। और देखिए भास्कर के बारे में बात करेंगे तो भास्कर क्या बोल रहे हैं कि भास्कर आचार्य एक असाधारण गणितज्ञ थे, जिन्होंने किसी भी समय किसी भी खगोलीय पिंड की स्थिति के परिकलन के नियम निर्धारित किए थे। उनकी परिकलन विधियां भारत के कुछ भागों में आज भी प्रचलित हैं। और दैनिक जीवन में जब मापन का प्रयोग देखेंगे तो इनकी जरूरत जहां बातें रहेंगी वो हम देखेंगे। तो आप लोग इसको सही से नहीं पढ़े। उसके पहले वाले क्वेश्चन के आंसर भी इसमें है, आप देख लीजिएगा, इन्हीं से लिया गया है। जैसे ये वाला देखिए, मेघनाथ साहा ने क्या किया, साहा समीकरणें प्रस्तुत की। साहा समीकरणें किससे हैं? खगोल भौतिकविद, जिन्होंने तारों की रासायनिक भौतिक दशाओं की व्याख्या की, वही अभी बात किए थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो होमवर्क दिया जाए उसको थोड़ा ढंग से करें। ये देखिए यहाँ पे प्राचीन महर्षि कणाद, आचार्य आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, तीनों प्राचीन से हैं। और एक मैंने हरगोविंद खुराना ऐसे बोला जो आपके सिलेबस में ही स्पष्ट लिखा हुआ है, और उनका जन्म और चीज़ें देखोगे तो वो प्राचीन में तो कहीं आते नहीं हैं। तो इस तरीके से आप जब कोई चीज़ पढ़ो तो थोड़ा ढंग से पढ़ो। अगर पढ़ते समय भी दिमाग कहीं और चल रहा है तो हमारी पढ़ाई सही नहीं चल रही है। अब हम आज के क्लास को यहीं रोकते हैं।
कल का होमवर्क क्या रहेगा मैं आपको क्लास के बाद दे दूंगा। अब हम लोग इसको एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, फटाफट देख लीजिए। ये क्वेश्चन थे 5। पहला 1 से लेकर 2 तक ये हैं, उसके बाद 3 से 5 तक ये हैं। उनके आंसर इन पेजेस में थे, वो पेजेस मैंने लगा दिया। ये होमवर्क वाला काम ख़त्म। आज की क्लास अब शुरू करते हैं। अब हम लोग फिर से अपने क्लास पर आ जाते हैं, जो आज की क्लास है। और आज की क्लास हमारी, चलो तो आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। जो कल पढ़े थे उसी को जस्ट आगे आएंगे। कोडिंग आप लोगों ने कर ही लिया है। आज का लेक्चर है, हमको पता है कि आज का लेक्चर 006 है, लेक्चर नंबर 006। और हम लोग कल से आगे बढ़ेंगे। कल हम क्या कर रहे थे? सदिश और अदिश राशियों का अंतर देख रहे थे। सदिश व अदिश राशियों का अंतर देख रहे थे, और इस अंतर में हमने काफ़ी कुछ कर लिया था। लेकिन आज का क्लास हमारा थोड़ा इस पे डेडिकेटेड रहेगा। अंतर में आपको पता है, पिछली क्लास अब फिर से दिखा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि फिर समय लगेगा। अदरवाइज पिछली क्लास का रिवीजन हम कर सकते हैं। उसका बोर्ड का फोटो आपके पास ऑलरेडी है।